नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वंडरवॉल फोर्सेस या फिर वंडरवॉल इंटरेक्शन के बारे में। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ने के पहले, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है, तो वंडरवॉल फोर्सेस या फिर वंडरवॉल बॉन्डिंग को पढ़ने के पहले हमको ये समझना होगा कि वंडरवॉल फोर्सेस बाकी के केमिकल बॉन्डिंग जैसे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से किस तरीके से अलग है। क्योंकि बिना, जैसे आपका ये आयनिक बॉन्ड है और एक होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, अगर इसके कंपेयर करने के बाद, इससे कंपेयर करें अगर हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड है, इन दोनों से कंपेयर करने के बाद हम लोग अगर वैंडरवाल फोर्सेज और इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लें, मतलब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड और वैंडरवाल फोर्सेज के बीच में अगर हम डिफरेंस समझ लेंगे, तब जाकर के हम बेहतर से समझ पाएंगे कि वैंडरवाल फोर्स का हमारे नेचर में क्या रोल है और वैंडरवाल फोर्स क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ने के लिए। प्यारे साथियों, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मेनली हम लोग जो स्किप कर जाते हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस को स्किप कर जाते हैं। क्यों स्किप कर जाते हैं? क्योंकि इनके बारे में चैप्टर के लास्ट में एक पैराग्राफ ही आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जबकि केमिस्ट्री में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरीके से लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे बहुत कुछ होते हैं वंडरवाल फोर्सेस की वजह से या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पढ़ने के लिए तो आपको बहुत थोड़ा सा ही मिलेगा ये, लेकिन इसका जो रोल है वो इतना ज़्यादा मिल जाता है कि आपसे क्या कहा जाए। अगर आपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा तो मैक्रोमॉलिक्यूल ढेर सारे होते हैं, जैसे पॉलीमर हुए। इसी के साथ साथ अगर आपने डीएनए पढ़ा होगा, आरएनए देखा होगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बॉन्डेज का जो बॉन्ड होते हैं उनका रोल बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का वंडरवॉल फोर्स ही है। मैं बताऊंगा कैसे है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, मैं अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हूं जिसमें मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो में आपको लगता है कि कुछ सुझाव की जरूरत है तो आप उसको कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने मेन मैटर को, क्योंकि बातों में ज़्यादा वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने सुना ही था कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरी तरीके से हो जाता है, आयन बनते हैं, उसमें एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, और इसके बाद फिर वहां पर दोनों में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। जैसे NaCl का आप उदाहरण ले लें, NaCl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो किस तरीके से बॉन्ड बनेगा। NaCl में बॉन्ड बनने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सोडियम अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसको दे दे, क्लोरीन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। देखिए किस तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया और जंप करके क्लोरीन में आ गया। मतलब यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, सोडियम हो गया हमारा डोनर हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, उसका अपना ऑर्बिटल को छोड़ना पड़ रहा है, उसको अपने ऑर्बिटल को छोड़ना पड़ रहा है, बाहर निकल करके आ रहा है, मतलब उसमें चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। यानी Cl को एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर ये पहले था हमारा, एक यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन था, बाद में क्लोरीन के पास भी चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, बाद में क्या हुआ, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो ये कुछ हो गया इस तरह से। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम का पिछला ऑक्टेट जो लास्ट ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। आपको 2-8 वाला रूल पता है कि स्टेबिलिटी के लिए लास्ट वाले सेल में, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं, सिवाय ड्यूप्लेट के, क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो फर्स्ट सेल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग एक एग्जांपल लिया जाए, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्यों डबल बॉन्ड फॉर्म होता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर ऑक्सीजन 1 करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर ऑक्सीजन 2 करता है। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं, इनके पास चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बीच में रख देते हैं। इसी तरीके से ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में कर देगा, कहेगा साझा करेगा, कहेगा कि भाई चलिए मिल करके शेयर करके हम लोग अपने नीड को पूरा कर लेते हैं। इनिशियली इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे, केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये बीच में जब कर दिया तो काउंट होगा, तो किस तरीके से काउंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी इसमें काउंट होगा, 2 2 4 और 4, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया।
इसी तरीके से इसका भी ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट आपके पास देखिए कंप्लीट हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन ये तो ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इधर से भी ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। एक उदाहरण और लेते हैं, ये नोबल गैस है आर्गन का। इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है। आर्गन को हटा देते हैं, आप इस तरीके से समझिए, हे रानी आराम कर जिंदा रहेगी, ऐसा आप पढ़े होंगे। इसको अगर हम लोग ले लें तो 2,8 और इसको अगर लेंगे 2,8,8, इसका भी आउटर मोस्ट शेल 8 है, कंप्लीट है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नोबल गैस बहुत स्टेबल होते हैं, इस हिसाब से इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करना ही नहीं चाहिए। होगा क्या, अगर मैं नियॉन लेता हूं तो नियॉन कुछ ऐसा होगा, इसी तरीके से एक नियॉन यहां पर भी हुआ। लेकिन अगर ये पहले से स्टेबल है तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये बहुत पहले से प्री स्टेब्लिश्ड ज्ञान है, पहले से ये लोग जान रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, बॉन्ड बना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, बॉन्ड हुआ। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, उसमें एक ही एटम पूरा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पर भी बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉन का हुआ, आयनिक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड। But what happens if there is no any exchange of electron, if there is no any direct involvement of electron in the bond formation? यहाँ पर तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तब बॉन्ड फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड नहीं हो रहा है तो भैया अट्रैक्शन किस बात की, अगर बॉन्ड नहीं है तो अट्रैक्शन किस बात की। ये कुछ इसी तरीके का हो गया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप बाजार में खरीदारी करने गए क्यों, तो जब भाई इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे। तो नियमानुसार यहाँ पर बीच में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना ही नहीं चाहिए। बट इन एक्चुअल क्या होता है, इन एक्चुअल होता यह है कि नियॉन नियॉन आपस में आ जाते हैं, आपस में आ जाते हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। वो इन दोनों की तरह केमिकल बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन क्यों होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत कमजोर होता है और इसी को बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वैन डर वाल इंटरैक्शन। ये हुआ किस तरीके से, यहाँ पर तो किसी के पास जैसे यहाँ पर चार्ज था तब हुआ, यहाँ पर चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन बीच में आया तब हुआ। यहाँ पर कैसे हो गया, इसके पीछे एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, और वो रिवॉल्व क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, ऑसिलेशन के रूप में। अगर आप वेव मैकेनिक्स पढ़े होंगे या फिर वेव थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें जो है कि आप ये जाने होंगे, क्या जाने होंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में इस तरह से होता है, न्यूक्लियस होता है, N रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेट करना। अगर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ढेर सारे थ्योरीज हैं, अगर उनको भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि थ्योरी यह भी कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से क्लाउड के रूप में होते हैं, फाइनली डिवाइडेड, बहुत ही फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल। जिस तरीके से किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर रख दिया जाए उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों ओर होते हैं। कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल के सेंटर में हम एक सरसों का बीज रख देते हैं, तो कुछ उसी तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर ये सरसों का बीज है और ये फुटबॉल चारों तरफ, तो जो ये चारों तरफ है इसी तरीके से क्लाउड होता है। इसी तरीके से जो हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, यूं यूं यूं। अगर मुझे एनिमेशन मिल पाता है तो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा
अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मुझको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। इसी तरह का जो है कि रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, वो चारों तरफ घूमता टहलता रहता है। होता क्या है, अगर लिटिल बिट डिस्टर्बेंस हो जाए, हल्का सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे ही हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हल्का सा इस साइड निकल जाएगा ऐसे। और जब इधर हल्का सा निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इस साइड, अपोजिट साइड में इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर दो रीजन बन गए। एक रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, और एक रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन। तो इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन और इलेक्ट्रॉन रिच रीजन में क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लगभग कुछ मात्रा ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस तरफ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पहले की तुलना में यहाँ पर, पहले की तुलना में क्या है, यहाँ पर पहले की तुलना में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। और अगर नेगेटिव कम हो गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा हो गया। ये नियम है कि नेगेटिव कम होगा तो वहाँ पर उतना ही पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। बगल में ही क्या था, मैंने नियोन का एग्जांपल लिया था, तो मान लेते हैं ये नियोन का न्यूक्लियस है। ठीक इसी तरीके से एक नियोन का न्यूक्लियस यहाँ पर भी होगा। ये शुरू में कैसा था, शुरू में एकदम सिमेट्रिक एक एटम था जैसे पहले ये था, लेकिन अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को हल्का सा अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ही अपनी ओर खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा, अब ये इस साइड हल्का सा निकल जाएगा, और इस साइड क्या होगा, इस साइड हल्का सा कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिटिल बिट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हुआ क्या, ना इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बीच में आने का, कोई न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पर है, बहुत हल्का सा डिस्टरबेंस हुआ है। और ये जो हल्का सा डिस्टरबेंस है यही नियॉन के बीच में अट्रैक्शन का कारण बनता है। कैसे कारण बनता है, जब यहाँ पर प्लस और माइनस बन गया तो ये डाइपोल बन गया। डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब हो गया दो डिफरेंट चार्ज सेपरेटेड हों थोड़ी थोड़ी दूरी से। तो यहाँ पर बहुत ही थोड़ी दूरी से ये दोनों सेपरेट हो गए, और जब ये सेपरेट हो गए तो यहाँ पर भी सेपरेट हो गए। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम 1 is 0 and the total charge of system 2 is also 0। यहाँ पर दोनों का चार्ज क्या है, 0 है। और 0 होने की वजह से क्या हुआ, 0 होने की वजह से ये हो गया कि इसका भी चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0 होने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हुआ, पार्शियल नेगेटिव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मोमेंट्री मतलब एक क्षण के लिए डिस्टर्बेंस हुआ। अब जैसे ही एक क्षण के लिए डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ पर नेगेटिव बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इन दोनों इंड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके इधर होगा नेगेटिव पॉजिटिव बनता चला जाएगा, और इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव बनता चला जाएगा, और ये जो है पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा जो एक सीरीज है बनता चाहे, अगर बनना चाहे तो बन सकता है। वही कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड में ये था कि अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है दूसरे ऑक्सीजन से तो इसके बाद फिर इधर भी नहीं जुड़ेगा और इधर भी नहीं जुड़ेगा। ये जो बॉन्ड था, ये जो फोर्स थे, ये सैचुरेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सैचुरेसी नहीं है। एक के बगल में आप एक जोड़ते चले जाइए, वो उसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हुए एक सीरीज बनता चला जाएगा। मैं सिंपली एक आपको उदाहरण से थोड़ा सा बोर्ड पर देता हूँ, थोड़ा छोटा चित्र बना करके, ताकि बोर्ड पे आप बड़े अच्छे से देख पाएं कि किस तरीके से बनता है। देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ढेर सारे क्या थे, ढेर सारे हमारे पास नियोन एटम थे। ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इस साइड, और इसी तरीके से इस साइड ढेर सारे बन गए। देखिए जो डाइपोल होता है एक प्लस साइन होता है, मतलब एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। मतलब अगर मैं एक तीर इस तरीके से बनाया हूं तो तीर के हेड को आप समझिएगा कि डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, और तीर के टेल को समझिएगा कि ये क्या है, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है। अभी तक ये दोनों नॉर्मल थे, लेकिन इस
वाले एटम में हल्का सा डिस्टरबेंस होता है। अब जैसे ही डिस्टरबेंस होगा इसमें क्या होगा, जैसे ही डिस्टरबेंस होगा ये थोड़ा सा ओवल शेप्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और इधर थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लेते हैं कम हो गया, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक तरफ इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा पुल करेगा तो ये फिर इस तरह से बनेगा। हाँ ठीक ना। अब देखिए कुछ मुझसे बन नहीं पा रहा, मैं सिंपली एक तीर बना करके दिखा दे रहा हूँ कि जिधर नेगेटिव है, चूंकि इधर पार्शियल नेगेटिव मैं बना दे रहा हूँ तो तीर कुछ इस तरह से बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनता है। अब सब में चूंकि उसी तरीके से बनना शुरू होगा। क्यों बनना शुरू होगा उसी तरह से? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा इधर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ ये इसी इलेक्ट्रॉन को खींच देगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव और फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक कि इसका सीरीज एंड ना हो जाए। ये इस तरीके से डाइपोल बना और डाइपोल बनने के बाद क्या हुआ, इनके बीच में फोर्स बनने शुरू हो गए। तो साथियों अभी तक जो मैं बता रहा था वो आपको बता रहा था वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स की जल्दी जल्दी से हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, थोड़े थोड़े में प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्सेस की ढेर सारी कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जानते हैं कि इस वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ाया कौन था, सबसे पहले इसके बारे में जाना कौन था। जेडी वैन डर वाल्स, जिसका पूरा नाम जोहान्स, मैं नाम लिख देता हूँ, स्पेलिंग इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, HANNES, जोहान्स डेड्रिक, मैं खुद स्पेलिंग देख लेता हूँ, हाँ मैं सही था। और इसके फिर वैन डर वाल, VD वैन डर वाल, ये था साइंटिस्ट का नाम। यही साइंटिस्ट क्या किए, इन्होंने इस फोर्स के बारे में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक थ्योरी दे दी कि हाँ वैन डर वाल फोर्स कैसे कैसे एक्ट करता है, क्या क्या करता है। ध्यान देने वाली बात है, जेडी वैन डर वाल इनका शॉर्टकट में नाम है। जेडी वैन डर वाल ने ये बताया कि ये जो वैन डर वाल फोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम करता है। मतलब जैसे अगर एक है, दो नियोन एटम हो गए, इनके बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे Na+ और Cl- में ज्यादा डिफरेंस होता था तब भी उनके बीच में फोर्स काम करता था, लेकिन इनके बीच में ऐसा नहीं होगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो ये फोर्स ही इनके बीच में नहीं होगा। तो ये काम कब से कब करता है? दरअसल अगर 0.6 nm, या nm बोले तो नैनोमीटर, अगर 0.6 नैनोमीटर से कम डिस्टेंस है तभी वैन डर वाल फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करता है और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट फॉलोज द इक्वेशन इन विच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेपरेशन। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो r⁻²⁴ को फॉलो करता है। मतलब अगर दूरी बढ़ती चली जाती है तो वो केवल उतने ही गुना कम होता जाता है। जैसे 1/r² गुना कम होता चला जाता है। जैसे अगर r=1 मान लेते हैं, जैसे ये Na है, ये Cl है, इसके बीच r डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि r=1 मीटर रहा होगा तो फोर्स कितना हो गया, मान लेते हैं ये कोई कांस्टेंट है तो फोर्स आ जाएगा K/1। इसी तरीके से अगर r= मान लेते हैं 2 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, K/2। यहाँ पर देखिए फोर्स पहले की तुलना में आधा हो गया, दूरी दूना कर रहे। लेकिन जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो एक इक्वेशन को फॉलो करता है। वो इक्वेशन क्या है, 1/r⁶। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁶ के। मतलब अगर r=1 रखते हैं तो इसमें भी हमारा जो फोर्स होगा, मान लेते हैं कि K अगर ऊपर है तो K/1 आ जाएगा। वहीं अगर r=2 रखेंगे तो 6 टाइम अगर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 × 64। मतलब कि ये पहले के फोर्स का 64 गुना कम हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को, जैसे ही r की वैल्यू बढ़ती है ये फोर्स बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाता है।
इसीलिए ये ज़्यादा दूरी पर फोर्स नहीं दिखाई देता है। तो इसका एक रेंज बना है, वो रेंज ये है कि अगर ये जो डिफरेंस है दो एटम्स के बीच में या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनके बीच में वंडर वाल फोर्स लग रहा है, अगर वो डिस्टेंस 0.6 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 0.6 नैनोमीटर, then the strength of van der Waals force becomes so negligible that it is very hard to observe the force. अगर ये जो फोर्स है, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दूरी अगर 6 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इतना कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको हम अपनी जो ऑब्जर्व करने वाली ताकत है उससे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और रेंज है, अगर ये डिस्टेंस 0.4 नैनोमीटर से कम भी हो जाता है तब क्या होगा, तब ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी। मतलब वंडर वाल फोर्स जिस रेंज में काम करता है वो रेंज क्या है, वो रेंज केवल ये है कि अगर हमारा जो रेडियस है या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दो एटम या दो स्पीशीज का या फिर दो मॉलिक्यूल का, वो अगर 0.4 नैनोमीटर से लेकर के बीच का है, मतलब R जो है वो 4 नैनोमीटर से तो बड़ा हो लेकिन 0.6 नैनोमीटर से छोटा हो, तभी हमारा जो ये होगा, क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ये काम करे। इसी तरीके से अगर हम 1 मोल बॉन्ड ले लें, वंडर वाल बॉन्ड ले लें, अगर वंडर वाल बॉन्ड ले लें 1 मोल मतलब समझ रहे हैं, वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल नंबर जो होता है उसको बोलते हैं 1 मोल। अगर उतने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो इसके पास जो लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने में, वो लगेगा 0.4 किलो जूल से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो जूल, बस इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। जो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको बोल सकते हैं किलो जूल पर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स का मतलब क्या होगा, मतलब इतने मोल में जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो केवल इतना है। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने का, या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा। ये था एक सिंपल सा वंडर वाल का प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताया कि वंडर वाल फोर्स जो एराइज होता है वो किसकी वजह से होता है, वंडर वाल जो फोर्स एराइज होता है वो होता है मोमेंटरली शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर मोमेंटरली शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे, मैं बताया था ना कि जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डेंसिटी में हल्का सा मोमेंटरली शिफ्ट हो जाता है। मोमेंटरली मतलब एक मोमेंट के लिए शिफ्ट हो जाता है। एक मोमेंट के बाद जब एक मोमेंट के लिए शिफ्ट होने के बाद उसमें डाइपोल बन जाता है और फिर इसके फिर वो डाइपोल रह ही जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे हमारा क्या होगा कि ये शिफ्ट हुआ, पहले ऐसे शिफ्ट हुआ, जब शिफ्ट हुआ तो इधर भी क्या होगा, इधर ऐसा हो जाएगा। अगले क्षण में क्या होगा, ये वापस इधर आना चाहेगा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी समझे होंगे, तो ये वापस जब इधर आएगा तो ये भी वापस इधर आ जाएगा। लेकिन अब ऑसिलेशन है तो अगर इधर गया है तो उतना अमाउंट फिर इधर भी आएगा। अब जैसे एक ऑसिलेशन पेंडुलम दिए होंगे तो इधर जितना पुश करेंगे उतना फिर इधर भी आएगा, ठीक उसी तरीके से फिर ये इधर आएगा और फिर ये इधर आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, होगा ये कि एक बार नेगेटिव इस साइड होगा, फिर एक बार पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्योंकि फिर ये इसी तरीके से करता रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज केवल डायरेक्शन होगा। एक बार डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा सभी डाइपोल्स का, एक बार कुछ ऐसा होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं 3 चीज़ आपको बताया। पहला चीज़ ये है कि इसको जेडी वंडर वाल ने खोजा और उन्होंने बताया, जेडी वंडर वाल ने बताया कि जो फोर्स होगा, फोर्स का स्ट्रेंथ होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द R। दैट मीन्स द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/6 टू द पावर ऑफ R। और इसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, याद करिए, लग रहा है आप लोग भूल गए। इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो 0.4 किलो जूल टू 4 किलो जूल पर मोल इनवर्स होगा। समझ में आया? 2 चीज। तीसरा चीज, एक चीज मैं और बताया आपको, वो तीसरा क्या है, वो तीसरा ये है कि इसका एक रेंज होता है कि मैं इतनी ही दूरी में काम करूंगा। तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर इंटरेक्शन जो है वंडर वाल, वो कितने से कितने में काम करेगा,
आर मस्ट बी बिटवीन कहां से कहां तक 0.6 नैनोमीटर से लेकर के 0.4 नैनोमीटर तक। इसके बाद ये फोर्स लगेगा ही नहीं, हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, और इससे कम अगर होता है तो ये फोर्स अट्रैक्शन की बजाय रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, जिसकी वजह से वंडरवाल फोर्स नहीं लगेगा। चौथा एक प्रॉपर्टी में बताया कि वंडरवाल फोर्स एराइज क्यों होता है। मैं बताया कंटिन्यू फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंजेस फॉर अ मोमेंट ड्यू टू द, क्या है चौथा पॉइंट, क्या है, ड्यू टू द चेंज इन, ड्यू टू द मोमेंटरली चेंज, मोमेंटरली मतलब एक मोमेंट के लिए केवल, हाँ, मोमेंटरली चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। इस मोमेंटरली चेंज की वजह से क्या होता है, इस मोमेंटरली चेंज की वजह से होता है डाइपोल बन जाता है, और डाइपोल बनने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और कई मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होने की वजह से कंटिन्यू चेन बन जाता है। पांचवा प्रॉपर्टी आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन चारों चीजों को समझ चुके होंगे, और एक चीज अभी मैं पहले बताया था एक चित्र बना करके, अगर आपको वो समझ में आया होगा तब। हमने बताया आपको कि अगर हमारे पास ढेर सारे एटम हैं, ढेर सारे स्पीसीज है, डाइपोल है, कुछ भी है, अगर एक में डाइपोल पैदा होगा तो बाकी सब में भी डाइपोल बनना शुरू हो जाएगा, और ये चैन तब तक बनेगा जब तक कि आपका एटम खत्म नहीं होता, मतलब टिल द लास्ट एंड, जब तक ये पूरा एंड खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगा वो F, यहाँ पर जो फोर्स लगा वो F, यहाँ पर फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स तो 3F लगा। यहाँ पर जो फोर्स होता है, पांचवा पॉइंट है, वैंडरवाल फोर्स इज एडिटिव इन नेचर। कैसा है, एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर का मतलब है ये हमेशा जुड़ता चला जाएगा। इट कैन नॉट बी नेवर सैचुरेटेड, इट कैन नेवर बी सैचुरेटेड, ये कभी सैचुरेटेड नहीं हो सकता। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इट कैन नॉट बी सैचुरेटेड, इट कैन नॉट बी सैचुरेटेड, इट कैन नेवर सैचुरेटेड, ऐसे लिख देते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। इट कैन नेवर सैचुरेटेड, इसके लालच की सीमा कभी खत्म नहीं होने वाली, ये हमेशा अगर मिलता जाएगा तो सबको जोड़ते जाएगा। इट कैन नेवर सैचुरेटेड। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद दूसरे ऑक्सीजन को नहीं ले पाता था, कहता था भैया अब हम हो चुका, खत्म हो चुका, अब हम नहीं ले पाएंगे, ठीक ना। इसका हाल भारतीय जनता पार्टी जैसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने सदस्यों को जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया अभी भी आइए और रुकते जाइए। जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं, वो 4 लोगों को जोड़ने के बाद कह रहा है हो गया, हमारे पास इतनी ही वैकेंसी थी, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। इट इज जस्ट लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी, जितने लोग आओ सब जुड़ते जाओ, जनाधार बढ़ रहा है। और ये एक सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसा है, पहले से हमारे पास इतने पद खाली हैं, इतने पे आइए, आना है तो, नहीं तो फिर हम नहीं ले पाएंगे इससे ज्यादा, कुछ ऐसा ही है। एक सिंपल वे में, ये मजाक है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। इतना चीज बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि वंडरवाल फोर्स में जो 3 इंटरेक्शन थे, मैंने आपको कल भी बताया था, कल का मतलब पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि 3 इंटरेक्शन होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसमें से इंड्यूस और इंड्यूस मतलब, देखिए डाइपोल के बारे में आपको जनरल नॉलेज तो होगा ही, क्योंकि मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें भी बता दिया हूँ। डाइपोल का मतलब 2 चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थोड़ी थोड़ी दूरी से सेपरेटेड हो, ठीक ना। तो डाइपोल के बारे में आपको जानना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डाइपोल की वजह से जो है वंडरवाल फोर्स में क्या होता है कि जो 3 इंटरेक्शन होते हैं उसमें डाइपोल का क्या रोल होता है। पहला चीज ये होता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे हमारे पास अभी क्या था, ये नियोन था, ये भी नियोन था। पहले तो ये डाइपोल है नहीं, ये डाइपोल है नहीं, ये हुआ कैसे, मोमेंटरी डिस्टर्बेंस जिसमें हुआ, इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा गलती से निकल गया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ कम हो गया, एकाएक नेगेटिव और पॉजिटिव बन गया, जिसकी वजह से बगल वाले में नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इधर का नेगेटिव चेंज होकर के इधर आ जाएगा, अब इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जैसे इधर होगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे चेंज हर जगह होता है। तो यहाँ पर जो डाइपोल बना, ये डाइपोल है इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये भी क्या है, ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है।
यहाँ पर जो इंडक्शन हुआ वो सेल्फ इंडक्शन था, सेल्फ डाइपोल बना, जबकि हमारे पास नेचर में ऐसे डाइपोल पहले से हैं जो क्या हो, परमानेंट डाइपोल हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ढेर सारे क्या है, हमारे पास ढेर सारे एटम है, ये क्या है, HCl है। HCl क्या है, एक डाइपोल ही तो है। आपको नहीं समझ आ रहा है ये HCl डाइपोल कैसे हो गया। दरअसल H और Cl जैसे ही बीच में बॉन्ड बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पर H क्या है, H डोनेटर है, और Cl क्या है, एक्सेप्टर है। और जब Cl एक्सेप्टर है, H डोनेटर है, तो Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं। अब ये H, अब चूंकि यहाँ पे ये कोवेलेंट नेचर का भी होता है, H सारा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये पूरी तरीके से डोनेट नहीं करेगा, ये पार्शियल कोवेलेंट है, पार्शियल आयनिक है। पार्शियल आयनिक मतलब अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करने वाला नहीं है। सोडियम था पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता था, ये थोड़ा सा ही अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, क्लोरीन भी अपना बीच में रखेगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, लेकिन चूंकि क्लोरीन ज्यादा मजबूत है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा ज्यादा पास, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा फिगर में चेंज कर देता हूँ, जिधर ज्यादा ब्रॉडेनिंग है उधर समझिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिगर के ऊपर मत जाइए, मैं बहुत बेकार फिगर बना रहा हूँ, केवल एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कि आपको समझ में आए। समझ में ये है कि जिधर चौड़ा है उधर समझ लीजिए कि क्लोरीन है, जिधर ब्रॉडेनिंग हुआ है, जिधर ज्यादा ओपनिंग है, ब्रॉड ओपनिंग है, उधर जो है कि समझ लीजिए क्लोरीन है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये डाइपोल है, यहाँ पर भी डाइपोल है, यहाँ पर भी डाइपोल है। अब मैं पूरा पार्शियल नहीं बनाने वाला, चलिए अच्छा बना ही देता हूं। अब देखिए क्या हुआ, अब ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना तो ये अपना लूज करेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना नहीं चाहिए। क्योंकि जनरली हमने जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक अपना इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से डोनेट कर देता था, वही दूसरा पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर ना तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में ना तो, चूंकि यहाँ पर ही फोर्स लग रहा है, जो ये डाइपोल है, वैन वाल फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब हो गया विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है फोर्स, इसलिए ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, ना ये बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बट देन आल्सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज ड्यू टू द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये डाइपोल की वजह से हुआ। तो डाइपोल की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। अब इनके वजह में, इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड का मतलब क्या है, एक फिजिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कुछ इसी तरीके से इनके बीच में हल्का सा अट्रैक्शन आ जाएगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इनके बीच में कंटिन्यूअसली एक अट्रैक्शन बना रहेगा। और जब ये अट्रैक्शन हो गया तो ये पहले से ज़्यादा चिपक गए। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब ये चिपक जाएंगे तो अभी तो ये गैसियस स्टेट में है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स पहले से ज़्यादा है। और जब फोर्स पहले से ज़्यादा है तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो जल्दी से लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग पहले से है, तो बॉइलिंग पॉइंट इससे लोअर डाउन हो जाता है। इसी तरीके से ढेर सारे यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। अब यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट एक होता है वर्ड, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा और चार्ज जितना ज्यादा होगा, अगर ये Q1 Q2 है उतना ही ज्यादा डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट दो सिस्टम का मान लेते हैं, इसका इस सिस्टम का μ1 है, इस सिस्टम का μ2 है, इन दोनों के बीच में जो वंडरवाल फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो लोअरिंग डाउन ऑफ एनर्जी हो रहा है, उस एनर्जी को मैं मान लेता हूँ U है। क्योंकि एनर्जी लोअर डाउन में बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी सिस्टम का कम हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बनता है इसीलिए है ताकि सिस्टम की एनर्जी कम हो, और जब एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो बॉन्ड तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही बनती है। तो यहाँ पे एनर्जी लोअर डाउन हो रहा है। अब एनर्जी कितना लोअर डाउन हो रहा है, जाहिर सी बात है U एनर्जी लोअर डाउन होगा, और ये R के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये R क्या है, ये R है इन दोनों का सेपरेशन। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, अब चूंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है तो जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट पर पूरा सिस्टम का डिपेंड करेगा क्या, एनर्जी। अगर ज्यादा चार्ज सेपरेट है, अगर ये ज्यादा चार्ज सेपरेट है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी जो कम होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी।
आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में बहुत ही ज्यादा, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पर तो पार्शियल है, आधा आधा चार्ज हो रहा है, आधा का भी आधा का आधा चार्ज है, लेकिन वहाँ पर तो कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो एनर्जी लोअर डाउन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको जिस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो इक्वेशन है -2 μ1 μ2 where μ1 and μ2 are the dipole moment of system 1 and system 2 upon 4 pi epsilon naught। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, पूरे को परमिटिविटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पढ़े होंगे। इसके साथ साथ इसका स्क्वायरिंग करेंगे और पूरे का करेंगे स्क्वायरिंग, ये पूरे टर्मिनोलॉजी का पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, और ये जो डिपेंड करेगा वो r⁶ पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है उस पर भी डिपेंड करेगा 1/3kT। इस इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका एनर्जी कितना लोअर डाउन होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का, डाइपोल मोमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, ये बॉन्ड जो बना है इसका जो स्ट्रेंथ है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट कितना ज़्यादा होगा। बस 5 मिनट और बचा है, आप लोग जल्दी से 2 टॉपिक और हैं उनको जल्दी से पढ़ लें कि ये 2 इंटरेक्शन है वो क्या है, ताकि अगले वीडियो में मैं सीधा आपको केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकूँ। अभी तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब क्या हो कि एक डाइपोल पहले से हो और दूसरा डाइपोल न होकर के क्या हो जाए, इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाए। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया, मतलब हमारे पास एक नियॉन था और दूसरा भी नियॉन पहले था, उसमें मोमेंटरली शिफ्ट होने की वजह से पोलराइजेशन हुआ, ये नियॉन जो है ये भी बन गया पूरा का पूरा, जो जैसे ये हो गया हमारा, ऐसे समझिए ये भी नियॉन था, इसके बीच में हल्का सा शिफ्ट हुआ तो ये डाइपोल बना। ये पहले खुद इंड्यूस हुआ, इसके अपने अगल बगल वालों को इंड्यूस किया, तो ये तो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन अगर क्या हो, अगर पहले से एक डाइपोल हो, कुछ ऐसे समझिए कि अगर ये कुछ ऐसे हो, क्योंकि जिधर चौड़ा है उधर नेगेटिव और जिधर कम चौड़ा है उधर कम नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, दूसरे से प्रभावित होकर के ये डाइपोल बना। अब देखिए ये जो नियॉन है जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, पोलराइजेबल का मतलब क्या होगा, पोलराइजेबल का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसा एटम जिसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कितने आसानी से खींचा जा सकता है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर कोई एटम ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको खींचना आसान होगा, कोई भी इसको बाहर से खींच सकता है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बड़े ही आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर एक डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो डाइपोल अब इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ये 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कि पोलराइजेबिलिटी कितनी है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो इंड्यूस्ड डाइपोल ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर खींच करके ज्यादा चलाएगा। जैसे अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल पाथ था इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, जैसे ही पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा ये इक्वेशन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है तो ज्यादा खींचा जाएगा, ये कम पोलराइजेबिलिटी होता तो केवल हल्का सा ही खींचा जाता, इतना ही आता। तो अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस बना। अब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुआ तो इनके बीच का डिस्टेंस r बढ़ जाएगा, प्लस और माइनस के बीच का, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू R। Q मतलब चार्ज बढ़ा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ा और सेपरेशन बढ़ा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। अब क्या है, डाइपोल, यहाँ पर जो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल है, यहाँ के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पर होगा U और यहाँ पर होगा R इसलिए क्योंकि R के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका जो इक्वेशन होगा ये होगा म्यू α1 स्क्वायर, α1 इसके लिए है कि इसका जो पोलराइजेबिलिटी फैक्टर है वो α1 है और इसका म्यू है, तो म्यू अल्फा स्क्वायर, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक इक्वेशन है जिससे आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा
कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वंडर वाल बॉन्ड बन रहा है, वो कितना मजबूत है, इतना हो जाएगा इंटू 1/r⁶। ये क्या बता रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है 6th पावर ऑफ द r, इस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अब तीसरा भी है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं सारी चीजें बता चुका हूं इसलिए इस पर मैं जोर नहीं दूंगा। एक थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो मैं एक एग्जांपल बताया था नियॉन का, जाहिर सी बात है अगर बहुत बड़ा आइटम होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा तो ये आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये मोमेंटली डाइपोल बहुत ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, और इसकी वजह से इसमें भी डाइपोल ज्यादा आ जाएगा, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अभी इसमें क्या है, सारा का सारा इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब इंड्यूस्ड डाइपोल किस पर डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। मतलब ये भी α1 हो जाएगा, ये और ये α2 हो जाएगा, मतलब एक α1 पोलराइजेबिलिटी 1 होगा, एक पोलराइजेबिलिटी 2 होगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा मैं देख लेता हूँ खुद इक्वेशन, क्योंकि मैं कोई चीज याद नहीं करता हूँ। जो एनर्जी इसमें लोअरिंग डाउन होगी वो होगी माइनस इसलिए क्योंकि लोअरिंग डाउन ऑफ एनर्जी है तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी घट रही है। 3E1 इसको E2 अपॉन 2E1 प्लस E2, कुछ इस तरीके से। इसके साथ साथ ब्रैकेट लगाएंगे 1/r⁶, ये तो आपको पता ही है कि इसी पर डिपेंड करता है। और मेनली जो कोफिशिएंट है वो पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। और ये क्या हो गया, α1 α2, और इसके साथ साथ अपॉन 4πε0 पूरे क्वांटिटी का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल का जो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो कितना होगा। अभी ये E क्या है, ये E है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसका कम होगा वो जल्दी पोलराइज होगा, क्योंकि थोड़े से भी एनर्जी में वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा है पोलराइजेबिलिटी वैल्यूम, मतलब जो पोलराइजेबल वैल्यूम है वो वैल्यूम कितना है। अगर वैल्यूम बहुत ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी बहुत ही आसान होगा, इसलिए अल्फा क्या है, अल्फा है पोलराइजिंग वैल्यूम। पिछले वाले इक्वेशन में भी जो था वो भी यही था। देखिए हो सकता है कि मेरा स्पेलिंग गलत हो, उसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो ये है पोलराइजिंग वैल्यूम। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलती हैं। मैं इसको 4-5 किताबों से खोज करके लाया हूँ, तब आज आपके बीच में मैं इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। वैन डर वाल्स फोर्स इंटरेक्शन जो है कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से केवल इस मायने में अलग है कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जिन दो एटम्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होना होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होना होता है। वो दो स्पीशीज होते हैं, दोनों स्पीशीज अलग अलग अपने में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में बदलाव करते हैं। जैसे ये नियॉन है, ये नियॉन है, इसके में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं रखेंगे, बीच में रखने की बजाय ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बजाय क्या करेंगे, अपने में ही एक रीजन डेवलप करेंगे। एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन बनाएंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन बनाएंगे। और इसी तरीके से इसमें भी दो रीजन बनाएगा, ईपी और ईआर, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन और एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, जो रिजल्टेंट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में, जो डाइपोल बनाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा। ये है बेसिक डिफरेंस वैन डर वाल फोर्स में और वैन डर वाल इंटरेक्शन में और आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे कल।